नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए चैप्टर 4 का फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये दो टॉपिक जो होते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के रिलेशन पर बेस्ड है। पहला टॉपिक है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये तो हम लोग पहले देखे थे, ये ऑरेस्टेड का रिजल्ट था। ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि करंट कैरी कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जो ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है वो दो रिलेशन पर, दो संबंधों पर आधारित है। पहला है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट और दूसरा है करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a uniform magnetic field experience magnetic force। और मैग्नेटिक फोर्स हमारा होता था हम लोगों का क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड वी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे दो कंसेप्ट थे, इसी पर बेस्ड है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अब कोई टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर है तो उनके बीच जो फोर्स होता है, अगर कोई भी कंडक्टर है, किसी भी वायर के यल लेंथ पर जो फोर्स होती है तो वो होती है म्यू जीरो अपॉन टू पाई I1 I2 और डिस्टेंस बिटवीन दे, इनके बीच की जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उनके बीच का डिस्टेंस ये होता है। और अगर करंट सेम डायरेक्शन में है बोथ कंडक्टर में तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसका नेचर होता है अट्रैक्टिव होता है। अगर करंट अपोजिट हो जाए तो इनके बीच जो करंट होती है, फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है। तो आइए देखते हैं। पहली चीज तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर फर्स्ट है और इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा कंडक्टर फर्स्ट है। अब दूसरा कंडक्टर लेते हैं और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसको हम मान लेते हैं इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है और ये मान लेते हैं कि हमारा कंडक्टर 2 है। ये वायर ले या कंडक्टर, इसकी एक्सटेंशन इस तरह से माना गया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है। पहले कंडक्टर में हमारी करंट I1 फ्लो हो रही है, दूसरे कंडक्टर में करंट I2 फ्लो हो रही है और करंट इन सिचुएशन में बोथ कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अब पहली चीज तो हम लोगों ने देखा था कि फोर्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं और फोर्स फाइंड करने का एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था और राइट हैंड पाम रूल था। तो अभी तो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो पहला क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो फर्स्ट कंडक्टर, यहाँ पे देखें मैं राइट हैंड ही अपना उठा रहा हूँ, कैमरे की वजह से, वेब कैमरे की वजह से ये लेफ्ट लग रहा होगा तो राइट आप समझे और ये समझे कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे हमको क्या करना है, इसको हमको रखना है इस तरह से थंब को और करंट के डायरेक्शन में और फिर इसको कर्ल करना है। तो यहाँ पे अगर पेपर है हमारा तो इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसको अगर बाहर हम निकाल ले तो इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आउटवर्ड। यानी अगर वायर फर्स्ट के राइट में देखते हैं तो राइट में देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा और इसके लेफ्ट में देखते हैं कंडक्टर फर्स्ट के तो आउटवर्ड होगा। इनवर्ड का नोटेशन क्या था, ये होता है इनवर्ड का नोटेशन और आउटवर्ड का नोटेशन होता है सर्किल में हम छोटा सा डॉट बनाकर दिखलाया जाता है। तो ये हमारे इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। तो अब यहाँ पे अगर फर्स्ट कंडक्टर है तो फर्स्ट कंडक्टर के कारण ये जो सेकंड कंडक्टर है आर डिस्टेंस पर, इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, पहले तो ये देख लेते हैं। और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड। अब
बाय-सेवर्ट लॉ का ये एक रूल देखे थे हम लोग। रूल क्या एप्लीकेशन देखे थे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए कॉन्सेप्ट निकालते हो। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो अब पहले तो इस कंडक्टर के कारण देखते हैं। वन के कारण तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिली, अब इसको हम नाम दे देते हैं। वन के कारण मिला है तो नाम दे देते हैं बी वन मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस वन के अब क्या बी वन हर जगह होगा, या आई टू जो करंट है उसके कारण भी इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हम कंसेप्ट देखते हैं। तो पहली चीज आई है कि यहाँ से देखते हैं कि जब बाय-सेवर्ट लॉ का हम लोगों ने किया था, तो इस तरह से वायर लिए थे और करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही थी, और इसमें हम लोगों ने इस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए थे। आर डिस्टेंस पर वो मिला था बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन था आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था। अब जब इस पॉइंट को, जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट को अगर इस एंगल इसमें है हम लोग का डीएल और आर के बीच का, ये थीटा है। अब इस पी पॉइंट को हम शिफ्ट कर दें इस वायर के ही कहीं किसी पॉइंट पर, तो एंगल थीटा हमारा हो जाएगा 0। और जब एंगल हमारा थीटा 0 होगा, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हम लोग देखते हैं। तो आइए मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो बाय-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन में हम लोगों ने देख लिया कि ये बाय-सेवर्ट लॉ होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई, और ये डीएल हो गया, और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थीटा की जो वैल्यू है, ये इस पी पॉइंट को हमने वायर पर रिप्लेस कर दिया, तो थीटा यहाँ पे हो जा रहा है 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहाँ पे इस वायर पर, इस वायर के किसी पॉइंट, यानी वायर 2 के किसी पॉइंट पर करंट I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, नहीं होगी। तो यानी इस पूरे वायर पर, वायर 2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी B1। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, यानी वायर 2 इस मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा गया, और B1 में इस तरह से रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से रखा गया कि ये वायर जो था मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये फोर्स होता है आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा जो एंगल था लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एल एंड बी के बीच, तो एल और बी के बीच यहाँ पे जो एंगल है तो वो है 90 डिग्री। तो B1 हम फाइंड करते हैं, और देन उसके बाद से अब इस I2 करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर 1 पर। तो वायर 1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। ये कैमरा हमारा गड़बड़ करता है, हम राइट हैंड ही उठाए हैं, आप ये न समझे कि हम लेफ्ट कह रहे हैं, राइट और लेफ्ट उठा रहे हैं, राइट ही है। और इसको आपको कर्ल करना है, तो कर्ल करेंगे तो ये 2, सपोज करिए कि वायर 2 है, तो जब हमने ऐसे कर्ल किया तो यहाँ पे तो इनवर्ट में जा रहा है, और जब वायर से इस तरफ आए तो आउटवर्ड जा रहा है। यानी 1 पर जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर 2 के कारण, वो ले लेते हैं यहाँ पे B2, और इसका डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू द प्लेन, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो आउटवर्ड है, यहाँ पे B1 इनवर्ड का डायरेक्शन है, B2 आउटवर्ड है। और इस कंडीशन में भी सिचुएशन में जो मैंने ये बाय-सेवर्ट लॉ से एप्लीकेशन लगाया, तो इस वायर 1 पर, वायर 1 के एवरी पॉइंट पर I1 के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टोटल कौन सी होगी, हमारी I2 ही B2 ही होगा। अब अगर करंट हमारा अपोजिट हो जाए, तो अब तो यहाँ पे हो गया, अब फोर्स का डायरेक्शन देखना है। तो फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए सबसे बेहतर
दो रूल होते थे, और एक रूल था राइट हैंड पाम रूल। और राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि आप ये फिंगर है, इसको आप करंट के डायरेक्शन में कर दीजिए, और ये पाम जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और फिर यल मतलब आप क्या करिए, फिंगर को कर्ल करिए, तो फिंगर को कर्ल करेंगे यल से बी की तरफ, यानी फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। जो फोर्स हमारा होता है एफ इक्वल टू आई, और ये होता है यल क्रॉस बी, यल क्रॉस बी, यानी ये फोर्स होता है, और इसी फोर्स को हम लोग लिखते हैं आई एल बी साइन थीटा। तो आई एल बी साइन थीटा जब लेंगे, तो पहली चीज यल और बी के बीच का एंगल थीटा होता है, तो यल क्रॉस बी, यानी हमको यल को बी के डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो ये कहता है कि राइट हैंड पाम रूल कहता है कि आप फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करिए, सॉरी, फिंगर को करंट के डायरेक्शन में करें, करंट के डायरेक्शन में ये फिंगर हो जाए, और फिर ये पाम आपको रखना है किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और फिर यल को बी के डायरेक्शन में कर्ल करें। यल को बी के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो जो एक्सटेंडेड थंब होता है रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट रूल मीन्स ये होता है एफ बी आई, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफ, फेडरल एफ बी आई है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की सबसे खतरनाक गुप्तचर संस्था है, तो उसको बोलते हैं फेडरल एफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से याद करें। अब ये कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर हमारी ये वाली जो फिंगर है थंब के पास, जिसको फोर फिंगर कहते हैं, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब एक्सटेंडेड थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। अब इस दो रूल से लगाकर आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे वेब कैम के वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे जो ये हमारा B1 मैग्नेटिक फील्ड में I2 कंडक्टर रखा गया है, इसके इसके किसी पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा इस वायर पर, चूंकि B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा वायर फर्स्ट की तरफ, तो ये डायरेक्शन हुआ। और ये लगा फोर्स, इसको नाम दिया F21, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर फर्स्ट, वायर फर्स्ट के कारण वायर 2 पर फोर्स लगा। इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा इसका डायरेक्शन होगा 2 के तरफ, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो। और फिर इसको नाम दिया F12, यानी फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, वायर 2 के कारण इस पर लगा। सिमिलरली अगर करंट के डायरेक्शन हमारे चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, ये वायर फर्स्ट है हमारा, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, और सेकंड लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण होगा, इस तरफ करंट, हमारे करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे वायर 2 है, और ये जो होता है वायर 2, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दोनों कंडीशनों में दोनों वायर से देखना है आपको। तो अब ये डायरेक्शन हमारा वायर 2 का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो अब आपका करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, इनवर्ड हो गया। अब ऐसे राइट हैंड को रखना है और कर्ल करना है, इस तरह से आपको कर्ल करना है। तो जब ऐसे कर्ल करेंगे तो इधर मतलब वायर 2 के तरफ इनवर्ड होगा, और जब इधर आएंगे तो आउटवर्ड होगा। और सेम जब इसके वायर 1 के कारण लेंगे तो इधर करेंगे 2 के तरफ तो इनवर्ड होगा, और 1 के इधर निकालेंगे तो आउटवर्ड होगा। यानी दोनों कंडीशनों में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आपका इनवर्ड होगा, और फोर्स का डायरेक्शन पहले के अपोजिट होगा, F12, और ये हो गया F21। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है वायर फर्स्ट के कारण, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है वायर 2 के कारण, और इनके बीच का सेपरेशन हम लोग मान लेते हैं R है। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब थोड़ी सी मैथ है हमको निकालना है। तो पहली चीज तो
बायसेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन में ही देखे थे कि स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है आर डिस्टेंस पर वो होती है म्यू जीरो अपॉन 2 पाई और आई अपॉन आर, ये होता है। यानी वायर 1 के कारण V1 मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सपोज टू इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए वैक्यूम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, करंट इन वायर r, I1 एंड I2 फ्लो इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हमने देखा तो पहली चीज तो हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, यानी 1 के कारण इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो हम लोग ले लेते हैं B1 इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, यानी इस करंट के कारण, करंट I1 के कारण हमारा B1 मैग्नेटिक फील्ड है। और B1 मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा I2 जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है वो B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी F21 मैग्नेट फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 के कारण जो फोर्स हुआ हमारा B1 परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड, ये डायरेक्शन है। अब आते हैं वायर 2 इन विच I2 करंट फ्लो प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इन मैग्नेटिक फील्ड B1, तो वायर 2 जो है वो जिसमें रखा गया है, जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है B1 के परपेंडिकुलर रखा गया है। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पे हेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ वायर 2, यानी वायर 2 तो इन्फिनिटली लेंथ का है। अब इसके L लेंथ पर वायर 2 के L लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा वो हम लेंगे F21 इक्वल टू I2 LB1 sin 90, यानी ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है, तो ILB sin थीटा होता है, तो I की जगह पर हमको I1 लेना है, I2 लेना है, क्योंकि इसमें करंट वायर 2 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है। किस मैग्नेटिक फील्ड में है, B1 मैग्नेटिक फील्ड में है, और इसके L लेंथ पर हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं, तो F21 फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 इक्वल टू इतना हुआ। अब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और B1 की हम वैल्यू पुट करते हैं, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी I2L म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, और ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा एलॉन्ग वायर 1, यानी वायर 1 की तरफ होगा इस फोर्स का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल लगाएं या राइट हैंड ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, बोथ सिचुएशन में इसका फोर्स का डायरेक्शन वायर 1 की तरफ होगा। तो अब यहाँ पे F21 म्यू जीरो अपॉन 2 पाई और इसको रीअरेंज कर दिया I1 I2 L अपॉन R, ये हमको मिल गया फोर्स। अब अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स एलॉन्ग वायर 1, यानी वायर 1 की तरफ इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब आते हैं हम लोग सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, यानी यहाँ पे वायर 2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है, और इस 1 वायर पर पूरी की पूरी लेंथ पर ये B1 मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, क्योंकि I1 के कारण इस वायर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम B2 फाइंड कर ले, तो म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I2 अपॉन R। अब फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, यानी ये जो वायर 1 है हमारा वो B2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और परपेंडिकुलर है, तो फोर्स जो हमको मिला ये डायरेक्शन है इसका परपेंडिकुलर, और इसका डायरेक्शन डॉट का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में है B2,
तो अब यहाँ पे हेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन यल लेंथ ऑफ वायर 1 कितना हुआ, F12 इक्वल टू I1 L V2 साइन 90 डिग्री। अब V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा और ये हमको मिल जाएगा F12 इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2 ऑफ L अपॉन R। तो ये हमको रिजल्ट मिला, फोर्स हमारा मिला। अब ये फोर्स जो होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स अलोंग वायर 2 की तरफ होगा। अब ये F12 फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी वायर पर यूनिट लेंथ अगर फाइंड करते हैं तो इस L को हम इसके F के नीचे लाएंगे तो F अपॉन L म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन R होगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ, फोर्स जो लगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन R हुआ। तो ये था हमारा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट जो होती है रिपेल करती हैं। तो पैरेलल करंट अट्रैक्ट करती है और एंटी पैरेलल करंट जो होती है वो रिपेल करती हैं। यानी अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब आते हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये एक्सपेरिमेंट कहता है इस फोर्स पर, ये वेरीफाई कर देता है कि अगर पैरेलल करंट सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग लिया और इस स्प्रिंग को एक जो होता है रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड कर दिया और इसका दूसरा एंड जो होता है कि यहाँ पे मरकरी है और ये मरकरी के एंड से टच कर रहा है और इसी के दूसरे एंड में हमने एक बैटरी लगा दिया या सेल लगा दी और ये सेल एक की से ऐड कर दिए और इसका दूसरा मतलब की से ऐड करने के बाद से ये इसका एक एंड इस मरकरी बाथ में टच कर रहा है। अब जब इसमें करंट फ्लो होगी इस लूप में, तो जब करंट फ्लो होगी तो ये करंट ऐसे आएगी और करंट जब इस तरह सॉरी ये इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये जो लूप है हमारे दो लूप जो है इनमें सेम डायरेक्शन में करंट होगी और सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो क्या होगा, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा और अट्रैक्शन करने के कारण जो लूप की लेंथ है वो छोटी होगी और लूप की जो गैप है वो छोटा होगा और छोटा होने के कारण यहाँ से मरकरी बात से इस स्प्रिंग का कनेक्शन टूट जाएगा और फिर जो होता है करंट फ्लो होना स्टॉप कर जाएगी। अगेन अपने वेट के कारण ये स्प्रिंग फिर इसमें टच करेगी और जब टच करेगी तो फिर से करंट फ्लो होने लगेगी और करंट फ्लो होने के कारण जब लूप में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो उस कंडीशन में इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फिर लूप हमारे छोटे होंगे और यहाँ से कनेक्शन टूटेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा, जो स्प्रिंग होगा हमारा एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर के लिए। तो अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अभी तक एम्पियर का जो डेफिनेशन दिया जाता है यहीं से निकाला जाता है और वो हमारा है कि F अपॉन L इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन R। अगर हम ये सपोज कर लें कि I1 और I2 हमारे यूनिट है तो व्हेन I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड R इक्वल टू 1 एंड F अपॉन L इक्वल टू म्यू 0/2 पाई सिर्फ बच जाएगा और म्यू 0/2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर हमारी करंट ऐसी करंट होती है, 1 एम्पियर इज दैट करंट which on flowing in each of two parallel infinitely long conductor placed in a vacuum
at a distance 1 meter apart experience force 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में इतने फोर्स जो होते हैं, वायर जो होते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहीं से डिफिनीशन दी जाती है एम्पियर की। तो एम्पियर करंट की यूनिट होती है और उसका डिफिनीशन ये होता है, यहाँ से निकलता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं ये, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे हमारे पास टू पैरेलल वायर हैं और सेम डायरेक्शन में 5 एम्पियर और 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इनके बीच सेपरेशन है 2.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको फाइंड करना है, एफ अपॉन एल म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन आर। इनकी हम वैल्यू पुट करते हैं तो एफ अपॉन एल इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। ये आर की वैल्यू हुई, सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मीटर में तो हमको मिला इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट हमको मिलेगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ। तो ये दो वायर थे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये थोड़ी सी बेहतर क्वेश्चन है। ये पुराने जमाने का ही है लेकिन ये भी कभी रुड़की का एग्जाम हुआ करता था, वो भी आईआईटी के इक्विवेलेंट था। ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर P carries a current of 50 ampere. It is a rigidly fixed. Another find wire Q is placed directly above and parallel to P. The weight of the wire Q is 0.075 Newton per meter and it carries a current of 25 ampere. Find the position of wire Q from the wire P so that Q remains suspended due to the magnetic repulsion and find the direction of current in Q विथ रिस्पेक्ट टू P। तो करंट भी हमको Q में फाइंड करनी है कि कितनी होगी और सेपरेशन भी फाइंड करना है। तो डायरेक्शन हमको बताना है। तो पहली चीज तो ये देखिए कि हमारे पास एक वायर है P और वो फिक्स्ड है, यानी उसको फिक्स कर दिया गया, प्लेस्ड इन डायरेक्टली above and parallel to P। तो ये तो P कैरीज करंट 50 एम्पियर, इट इज रिजिडली फिक्स्ड। इसको P को तो फिक्स कर दिया गया। अब इस वायर के कुछ ऊपर above पैरेलल टू P Q का वायर रख दिया गया और इस वायर का वेट है इतना 0.075 न्यूटन पर मीटर एंड इट कैरीज ए करंट 25 एम्पियर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द वायर Q। यानी दोनों के बीच का सेपरेशन हमको बताना है फ्रॉम द वायर P सो दैट Q रिमेन सस्पेंडेड ड्यू टू द मैग्नेटिक रिपल्सन एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन Q विथ रिस्पेक्ट टू P। तो ये भी हमको फाइंड करना है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गया, ये हमारे पास वायर है, एक P है और इस वायर को क्या किया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है। तो ये वायर हमारा फिक्स्ड है। दूसरी चीज यहाँ पे इसके एवब में एक इसी के पैरेलल एक दूसरी वायर रख दी जाती है और उसमें करंट फ्लो हो रही है 25 एम्पियर की। अब बात आती है कि इसमें कैसी करंट हो। तो पहली चीज तो ये हो गया कि अब अगर सेम डायरेक्शन है करंट का, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण ये वायर तो P के तरफ खिंच जाएगा। तो फिर यहाँ सस्पेंडेड नहीं होगा, रुकेगा नहीं। और अगर अपोजिट फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे फोर्स F लगा और इसका वेट ये नीचे के तरफ, तो फोर्स F इस वेट को बैलेंस कर देगा और ये वायर Q जो होता है सस्पेंडेड होगा। तो पहले पॉइंट तो मिल गया कि जो Q में करंट होगी वो P के अपोजिट होनी चाहिए, तभी ये वायर जो होता है सस्पेंडेड होगा, लटकेगा नहीं। तो अदरवाइज ये अगर सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा देंगे तो वो गिर जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया कंसेप्ट। अब F बैलेंस तब है कि जब F इक्वल टू W है, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं और ये हमारा फोर्स इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2 अपॉन R इक्वल टू W। क्योंकि ये W को फोर्स जो होता है बैलेंस वेट वायर Q के वेट को बैलेंस कर रखा है W,
अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस W को हम R के जगह पर लाते हैं और R को इसके जगह पर R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। I1 I2 अपॉन W, म्यू 0 अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 25 50 और ये 0.07 वेट हमारा इतना दे रखा था। अब बस सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.33 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसको हम मिलीमीटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3.33 मिलीमीटर। ये हमारा रिजल्ट होगा। अब एक बेहतर क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन है हमारे पास कि टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर कैरी current of 10 ampere and 20 ampere respectively and are a distance of 20 centimeter apart. If a third wire C length of 15 centimeter having a current of 10 ampere is placed between them, how much force will act on C? The direction of current in all the three wire is same. तो तीनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो अब आते हैं, ये बना लेते हैं हम लोग। अब पहली चीज तो इनके बीच का 20 सेंटीमीटर का सेपरेशन है ए और बी के बीच में, और इनके मिड पॉइंट में हमारे पास एक वायर सी रख दिया गया। तो इनके ए और सी के बीच सेपरेशन हो गया 10 सेंटीमीटर और सी और बी के बीच का सेपरेशन हो गया 10 सेंटीमीटर। अब सी पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो यानी वायर ए के कारण जो सी पर फोर्स होगा, सी पर फोर्स लगेगा, वो हम ऐसे लिख ले, ए के कारण इस तरफ होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ए के तरफ फोर्स लगेगा। और वायर बी के कारण जो फोर्स सी पर लगेगा वो इस तरफ होगा, एफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो रहे हैं, तो यानी नेट फोर्स जो होता है इनके सब्ट्रैक्शन से मिलेगा, और वो भी कैसे, वेक्टर जैसे सब्ट्रैक्शन होता है उस तरह से हम करते हैं, क्योंकि एक फोर्स ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसे हो गया, तो इनका रिजल्टेंट दोनों के अंतर से मिलता है। तो आइए दोनों को हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फोर्स ऑन सी ड्यू टू ये, इसको F1 सपोज किए 2 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे ए और सी, ए में 10 एम्पियर की करंट है और सी में भी 10 एम्पियर की करंट है, और सी की जो लेंथ है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.15। फोर्स ये होता है हम लोगों का म्यू 0 अपॉन 2 पाई, और ये था I1 I2 और यल अपॉन आर। तो यल की वैल्यू को यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, उसको चेंज कर दिया मीटर में, तो हमको मिल गया 10। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करें तो 3 और ये हो गया 2। अब इसको 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, 15 में 2 का 13, और ये 300 मिला, और ये हमको 10 टू पावर, तो उसको सिंप्लीफाई करें तो 3 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन, ये हमारा फोर्स होगा वायर सी पर ए के कारण। अब वायर सी पर फोर्स निकालते हैं, टुवर्ड्स ए की तरफ होगा, तो इस पर फोर्स जो लगा वो इस तरफ हुआ, F1 का डायरेक्शन। अब F2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो F2 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 0.15 अपॉन, अब इसमें बी में करंट हमारी 20 एम्पियर की है, तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 20 ले आ देंगे तो इससे डबल मिलेगा, तो 6 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन। अब नेट निकालना है, तो नेट दोनों का अंतर होगा, तो टुवर्ड्स बी होगा, तो इसका डायरेक्शन बी के तरफ हुआ F2। अब F2 ज्यादा है, F1 कम है, तो हम नेट निकालेंगे, तो इनका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से इतना माइनस कर दिया, तो 3 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन, और ये डायरेक्शन होगा टू रिजल्टेंट जो नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स बी के तरफ होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।